नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, इन सभी को समझने व आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, भारतीय जनता ताकत दल का यह विचार कि हमारा ये देश राष्ट्र भारतवर्ष है, जो कि भारत के संविधान जिसको कि हमारे परम राष्ट्रभक्त और परम विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उसी प्रकार हमारे परम राष्ट्रभक्त और इस देश के अनमोल रत्न बाबा साहब अम्बेडकर आदि के सहयोग से करीब 3.25 साल से अधिक अथक परिश्रम करके जो संविधान बना है, उस संविधान पर आधारित हमारा ये मुल्क भारतवर्ष है। इसके विषय में भारतीय जनता ताकत दल ने बताया भी और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन धीरे धीरे समझ भी रहे हैं कि ये हमारा जो संवैधानिक देश है भारतवर्ष, यह भारत के संविधान जिसको कि उन महान आत्माओं ने इसका निर्माण किया अथक परिश्रम करके, उसी पर आधारित ये अपना उसी संविधान के द्वारा आदेशित, निर्देशित, नियंत्रित और संचालित और सभी संस्थाएं, सभी जो है वो संवैधानिक हस्तियां इसी संविधान की शपथ लेती हैं और इसकी रक्षा करने के लिए और इसके आदर्शों का, इसके निर्देशों का पालन करने की शपथ लेती हैं। तो इसलिए अपने देश में सिर्फ माहौल जो है भारतीयता का होने की आवश्यकता है। उसी आवश्यकता को भारतीय जनता ताकत दल अभी फिलहाल YouTube के वीडियो के पैगाम के माध्यम से अपने भारतीय भाई बहनों को समझाने और उनसे निवेदन करने की कोशिश कर रहा है। इसमें हमारे भारतीय भाई बहन शरीक भी हो रहे हैं और हमारे मातृभूमि के कोने कोने से शरीक हो रहे हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि कितने पैमाने पर और कितनी गति से यह एक विषय हो सकता है, लेकिन कोई कोना छूटा नहीं है। इसी के साथ साथ एक बात और स्पष्ट करना जरूरी है। कुछ लोग कह सकते हैं और साथ कहते भी हैं कि साहब बार बार शुरुआती में यही कहते हैं, भारतीयता आधारित श्रद्धा, एकता, भाईचारा, सद्भाव, अखलाक मोहब्बत, वही चीज बार बार ये जो है ये बिल्कुल बेरस, यानी सारा इसमें कोई रस नहीं, नीरस टाइप का, मोनोटोनस, कोई वो निरर्थक, इस तरह से कुछ लोग कह सकते हैं।
अब और एकाध लोगों के जिनके मुंह से सुना भी गया है। तो जैसा कि भारतीय अवाम ताकत दल ने एकाध एपिसोड के माध्यम से बताया हुआ है कि जैसे हमारे प्रभु राम का नाम है, भोले शंकर का नाम है, माता दुर्गा का नाम है, इसी तरह हमारे जो इष्ट देव हैं और अल्लाह का नाम है, खुदा का नाम है, गॉड का नाम है, वाहिगुरु का नाम है। ये बार बार हम वही चीज हम बार बार कहते हैं ना, बार बार उसका जाप करते हैं ना, तो उससे तो कोई उबाऊपन नहीं आता है, उससे तो कोई मोनोटोनिटी नहीं आती है, नीरसता नहीं आती है, बेरसता नहीं आती है। क्यों कि लोग जानते हैं कि बार बार प्रभु का नाम लेने से, खुदा का नाम लेने से, वाहिगुरु और गॉड का नाम लेने से अपनी आत्मा जो है पवित्र होती है, अपने विचार जो है स्वच्छ होते हैं और आचरण और बर्ताव में भी उसी जिस स्वच्छता की आवश्यकता होती है उस उद्देश्य की पूर्ति होती है। इसलिए बार बार जो है प्रभु का नाम और वाहिगुरु का नाम और खुदा या गॉड का नाम जो लोग लेते हैं, प्रभु का नाम, उसी प्रकार हमारा राष्ट्र जो है ये बहुत बड़ा वो प्रभु है। तो उसकी मजबूती के लिए जो बार बार इसका स्मरण या इस मंत्र का जाप बहुत जरूरी है कि अपने मुल्क के प्रति भक्ति और अपने देशवासियों के प्रति भक्ति और अपने देशवासियों में मन भाईचारा, एकता, भाई और गंगा जमुनी तहजीब जो भी है जिसके आधार पर भी। इसीलिए बार बार कहने का मतलब हमारे जो देश के प्रति जो हमारी अंतरात्मा है, जो हमारे विचार है, वो बराबर निरंतर जो है स्वच्छ होते जाए, निर्मल होते जाए। इसका यही उद्देश्य है। तो अब मुख्य विषय पर हम लोग आए। एक कोई भारतीय भाई ये कहते सुने गए, ये कहते देखे गए कि अब वो हमारे भारतीय भाई भारतीय अवाम ताकत दल के उस विचार से बहुत प्रभावित हुए कि भाई कम से कम हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में बातें जो है उठा रहा है भारतीय अवाम ताकत दल। उनका सीधा ये सवाल था, उनका एक सीधा सवाल था कि इन कांग्रेसियों ने, खास करके नेहरू और गांधी ने जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस को कहां गायब कर दिया कि जो पूरे गायब ही हो गए। और इन सबों ने इन दोनों ने मिलकर के हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कौन सी साजिश चली कि जो कि उसमें हमारे जो है बहुत लोकप्रिय थे हमारे भारतीय भाई बहनों में, और एक बैग इन सबों ने जो परिदृश्य से गायब करवा दिया और तरह तरह की इन सबों ने झूठी आधारहीन कहानियां वो रचवाई। एक कहानी इन सबों ने ये रचवाई कि नेताजी जापान के टोक्यो से ये रंगून या सिंगापुर के लिए आ रहे थे, तो उनका हवाई जहाज ताइवान के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसी हवाई जहाज दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। इस तरह की इन सबों ने कहानी बनवाई और इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की अध्यक्षता में कमीशन ऑफ इंक्वायरी के जरिए उस पर ठप्पा लगवाया
कि देश और देशवासी उस पर यकीन करें। और इसके बाद 20-25 साल के बाद जब हमारे भारतीय भाई बहनों की जिज्ञासा शांत नहीं हुई कि भाई ये कहानी कुछ यकीन करने वाली लगती नहीं है, तो फिर उसकी इसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू की बेटी गद्दार इंदिरा गांधी ने फिर एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से उसी के अधीन जो है कमीशन ऑफ इंक्वायरी के जरिए इसने फिर ठप्पा लगवाया उसी झूठी कहानी पर कि नेताजी जी जो है टोक्यो से चले थे सिंगापुर के लिए, उनका हवाई जहाज जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया ताइवान के पास, और उसी हवाई जहाज दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तो जवाहरलाल नेहरू ने जिस रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से ये ठप्पा लगवाया, उनका नाम था शाहनवाज साहब, जस्टिस शाहनवाज। और इंदिरा गांधी ने जिस रिटायर्ड जस्टिस से उस पर झूठी कहानी पर उस पर मुहर लगवाई, उनका नाम था खोसला साहब। और इसके बाद लोगों की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। फिर करीब 98 में या 99 में इन लोगों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका लगाई और पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया वो एनडीए सरकार को। तो तीसरा कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है रिटायर्ड जस्टिस मुखर्जी साहब की अध्यक्षता में हुई, और उसने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये जो कहानी बनाई गई है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हवाई जहाज दुर्घटना में हुई है, ये कहानी झूठी है। अब इतना ही नहीं, इन सबों ने ये कहानी बनाई और इनके चाटुकार जो मीडिया वाले हैं और चाटुकार जो है वो बौद्धिक वर्ग वाले हैं, एक कहानी और चलाए, मौनी बाबा अयोध्या वाले। जबकि भारतीय आवाम ताकत दल ने एकाध वीडियो के माध्यम से ये कुछ तथ्यों के आधार पर, हालांकि वो तथ्य जो है वो यानी सरकारी यंत्र के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा उसको वेरीफाई होना बाकी है। और आज इतने साल हो गए, जेएनपीसी तो खैर जो कि जेएनपीसी का नेहरू ही उसके लिए जिम्मेदार था, उनको परिदृश्य से हटाने के लिए, अपने महत्वाकांक्षा के रास्ते से हटाने के लिए तो जेएनपीसी को तो ढकना ही था। लेकिन ये इनको 8 साल हो गए, 8.5 साल हो गए मोदी महोदय को, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य जानने के लिए जो है कोई जांच न तो ये जांच की बात करते हैं और न तो ये बात करते हैं और न तो कोई जांच करवाने की इनकी कोई मंशा दिखती है। तो इन समूह का भी चरित्र जो है, बीजेपी वालों का भी और श्री मोदी जी का भी चरित्र लगभग वैसा ही है जैसा कि जेएनपीसी वालों का है। इनको 8.5 साल हो गए। जरा भी यदि थोड़ी देशभक्ति की थोड़ी भी गैरत होती तो जांच करवाते कि आखिर नेताजी की मृत्यु जो है वो हुई कैसे। इतना ही नहीं, उनके संबंधित जो फाइलें हैं जो क्लासिफाइड के नाम पर इन सबों ने दबा के रखी थी जेएनपीसी वालों ने, और फिर जब इनका नंबर आया तो सिर्फ नाम दिखाने के लिए इन्होंने 2-4 फाइलें जो है वो सार्वजनिक करके और बाकी फाइलें वो दाब के बैठ गए। और मोदी महोदय बल्कि कई सवालों के जवाब में झूठ भी बोलते रहे कि वो कहते रहे कि उन्होंने सभी फाइलों को सार्वजनिक कर दिया, जबकि वो झूठ बोले थे। और जब आरटीआई के थ्रू पूछा गया तो उनकी ऑफिस ने कबूला कि हाँ कि जो है अभी कुछ फाइलें हैं लेकिन वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। और फिर वही पुराना रट जो जेएनपीसी के वक्त में दिया जा रहा था कि इसको सार्वजनिक करने से
हमारे देश के हमारे भारत के कुछ देशों से संबंध खराब हो सकते हैं, बस इसी का बहाना दे करके ये, और यानी उसी प्रकार का जो बहाना जीएनपीसी के शासनकाल के दौरान दिया जाता था। तो आज तक जो है जीएनपीसी वाले तो खुद उसके लिए जिम्मेदार है नेहरू ने तो मरवाया था, और लेकिन ये बीजेपी वाले जो अपने को देशभक्त राष्ट्रभक्ति का तमगा लिए हुए हैं, उन्होंने भी नेताजी की मृत्यु के विषय में न तो कोई जांच करवाई, न तो यानी जांच की बात करते हैं, और इनकी मंशा, इनकी कारगुजारियां और इनके चरित्र जो है ठीक वही है जो गद्दार जो है ये जीएनपीसी है, और जो गद्दारी इसने किया, नेहरू ने किया। और इतना ही नहीं, कितने महापुरुषों की इन सबों ने हत्या करवाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, शास्त्री जी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, तो जीएनपीसी वालों ने हत्या करवाई, और इनको 8 साल हो गए, और एक की भी जांच ये मोदी सरकार ने नहीं कराई, और न कोई इसकी मंशा दिखती है। तो जैसा कि भारतीय अवाम ताकत दल ने कुछ जो पिछले कुछ एपिसोड के माध्यम से बताया था कि जो है जब जापान पर ये 1946 में 45 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर ये अमेरिका ने जो है परमाणु बम या न्यूक्लियर बम गिराया, तो जापान घुटनों पे आ गया, और उसने सरेंडर कर दिया, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उधर हिटलर जो है स्वयं को गोली मार करके उसने आत्महत्या कर लिया, और इटली भी जो है वो सरेंडर कर चुका था। तो अब इस एक्सिस से कोई उम्मीद नहीं थी, तो वो रूस की सहायता के लिए फिर वो रूस की माने वियतनाम के थ्रू रूस की ओर जो है वो रुखसत किए थे नेताजी। इंग्लैंड की, ब्रिटेन की और अमेरिका की खुफिया बिल्कुल आंख गड़ाई हुई थी, बिल्कुल दूरबीन की तरह इनका पीछा कर रही थी इनकी गतिविधियों पर। तो एक खुफिया एजेंसी जो है इसको खबर दिया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को कि अरे भाई, तुम्हारा दोस्त, माने व्यंग में तुम्हारा दोस्त जो है वो रूस में वो टहल रहा है। तब ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू रूसी शासकों से मिल करके और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पकड़वाया, और रूस में एक साइबेरिया का क्षेत्र है, और उस साइबेरिया में बड़े घने घने जंगल हैं। उन जंगलों में बहुत बिहड़ किस्म के जेल बने हुए हैं, और उनकी बिहड़ता इस तरह की है कि एक बार कोई कैदी उसमें बंद कर दिया जाए तो वह कैदी बाहर नहीं आ सकता, सीधे वो ऊपर ही जाता है। तो उन्हीं साइबेरिया के या रूस के माने जंगलों के जेल में हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष बोस को पकड़वा करके उस जेल में बंद करवाया, और निर्मम यातनाओं के साथ ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उनकी हत्या करवाया। ये कुछ तथ्य जो है अभी यानी जो ये इशारा करते हैं। अब इधर किसी का भी ध्यान न जाए, उस ध्यान को भटकाने के लिए ये तरह तरह का जो है रचनाएं ये करवाता रहा। एक तो
हवाई जहाज दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु वाला, और फिर उसके और जो चाटुकार किस्म के मीडिया हैं, चाटुकार किस्म के बौद्धिक वर्ग है, उनसे ये कहानी मैंने उड़वाया, मौनी बाबा, ताकि नेहरू नेहरू ने जो साजिश करके हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवाया, इधर किसी का ध्यान न जाए। तो लेकिन फिर भी इसी संबंध में वो भारती भाई कह रहे थे कि नेताजी को इन कांग्रेसियों ने कहां गायब कर दिया, हमारे देश के लोग आवाज उठाते क्यों नहीं है? बात सही है। यदि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यदि सच्चे रूपों में यदि उनके राष्ट्रभक्ति को और त्याग बलिदान को महत्व देना है, तो हमारे देश के लोग जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच मांग करें इस मोदी से। तुरंत इसका जो छद्म राष्ट्रवाद है वो सामने आ जाएगा कि ये जांच कराना चाहता है या नहीं। तो बस वो सही कह रहे थे। देशवासियों को बिल्कुल ये आवाज उठानी चाहिए कि इन कांग्रेसियों ने हमारे सुभाष चंद्र बोस को कहां गायब कर दिया। और उससे भी महत्वपूर्ण, गायब करने के बाद ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारे सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर जासूसी करवाता रहा। और कोई मैंने डाकिया यदि चिट्ठी देता था तो वो चिट्ठी पहले पढ़ी जाती थी। कोई चिट्ठी यानी उनका परिवार कहीं वो भेजना चाहते थे तो वो भी चिट्ठी जो है पढ़ी जाती थी। हर कोई जो उनसे मिलने वाला जो है उसकी पूरी जांच होती थी। इस तरह से वो जासूसी करवाया ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर। जब इन्होंने गायब करवा दिया या मरवा दिया। इन कांग्रेसियों में खास करके ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। तो अब जो है, और यही नहीं, इसी गद्दारी तो जरा और भी हमारे देशवासी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें, इसने माउंटबेटन के साथ मिलकर के एक दस्तावेज तैयार करवाया। उस दस्तावेज के अनुसार हमारे इतने यानी राष्ट्रभक्त, देशभक्ति और त्याग बलिदान के इतने बड़े आदर्श हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय अपराधी के रूप में वो दस्तावेज तैयार करवाया। देखिए किस कदर का ये गद्दार है। और उसमें यह भी व्यवस्था दी गई कि यदि सुभाष चंद्र बोस भारत में पाए जाते हैं तो भारत सरकार का दायित्व बनेगा कि उनको पकड़ करके इंग्लैंड के हवाले करें। इस कदर गद्दारी किया इसने गद्दार जवाहरलाल नेहरू। तो इस नेहरू के विषय में भारतीय जनता दल ने जो भी तथ्य हमारे अपने भारतीय भाई बहनों के सामने जो रखा है और बताया है कि मुख्तसर में थोड़े में यदि उसके डीएनए या फितरत को जानना है तो थोड़े में मैं बस ये जान लें, हम हमारे देशवासी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, कि वो जो नेहरू था वह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था। मैं फिर से कह दे रहा हूं कि वो जो नेहरू था भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था। और भारत का ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार और सबसे खतरनाक घातक दुश्मन था।
ये चरित्र था उसका। और उसकी गद्दारी की तमाम यानी लंबी लंबी उनके लंबी लंबी फहरिस्तें हैं, सूचियां हैं। अब इन सबों ने जो जेएनपीसी वालों ने एक चाटुकार इतिहासकारों का गिरोह बनाया, चाटुकार बौद्धिक वर्ग का गिरोह बनाया, चाटुकार मीडिया और पत्रकारों का गिरोह बनाया। इन 3-4 जो चाटुकार जो गिरोह बना करके, गैंग बना करके इन मानी गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी गद्दारियों को ढकना और उनकी एक झूठी महिमा मंडन की भटैती बैलेड्री का माहौल इन सबों ने बनाया। यह देश को कतई बर्दाश्त नहीं है। कल इस पर आज तक एक टीवी चैनल है और आज तक हमारे भारतीय भाई बहन जान लें या कुछ लोग जानते भी होंगे, आज तक जो है इंडिया टुडे ग्रुप का एक चैनल है और इंडिया टुडे ग्रुप का जो संस्थापक है वो है अरुण पुरी। अरुण पुरी एक कांग्रेसी चमचा है। ये इन समूह की फितरत जानना बहुत जरूरी है। किस तरह का जहर घोल रहे हैं हम हमारे भारत में और घोलते चले आ रहे हैं, इसको जानना हमारे भारतीय भाई बहनों को बहुत जरूरी। तो उसकी एक एंकर थी अंजना ओम कश्यप। गुजरात का चुनाव आया तो ये मोदी महोदय नेहरू की गद्दारियों को ढकने की साजिश में सुभाष चंद्र बोस को आगे नहीं लाते हैं। ये मोदी महोदय की गद्दारी जरा देखिए। नेहरू की गद्दारियां उजागर ना हों, वो सुभाष चंद्र बोस को आगे नहीं लाते हैं, वो सरदार पटेल को लाते हैं। ये मोदी महोदय की बहुत बड़ी साजिश है देश के खिलाफ। तो खैर, तो गुजरात के चुनाव थे तो नेहरू वर्सेस पटेल का एक डिस्कशन वो करवा रही थी अंजना ओम कश्यप। और ये जेएनपीसी की ओर से प्रवक्ता था अभय दुबे और बीजेपी की ओर से प्रवक्ता थे हिमांशु त्रिवेदी महोदय। वो अभय दुबे मैंने झूठ और कुतर्क धाड़ के बोल रहा था। जब ये प्रकरण आया कि भाई जब वो मैंने 1947 में मैंने अक्टूबर 1947 में वो कश्मीर जो कि अपने को स्वतंत्र घोषित किया हुआ था, उसको कब्जाने के लिए पाकिस्तान ने कबीलियों के भेष में अब अपनी सेना भेज दी। और उस सेना से लड़ने के लिए हमारी भारतीय सेना को काफी वक्त लग गया, जो चूंकि कोई मोटरेबल रोड नहीं थी दिल्ली से श्रीनगर के लिए। हवाई जहाज से ही हमारी सेना जाती थी और वहाँ के हवाई अड्डा एरोड्रोम पर उतरती थी। एरोड्रोम भी मैंने वो सही हालत में नहीं था, वो वहाँ पानी छिड़क करके जो है वो हवाई जहाज को उतरना पड़ता था। तो हमारी सेना को करीब 1.25 साल लग गया। अक्टूबर 1947 से लेकर के जनवरी या फरवरी 1949 तक। तो हमारी जो सेना थी वो काफी हिस्सों से, चूंकि जम्मू कश्मीर के कोने कोने में फैल गए थे, वो भी बेस बदल करके, तो उनको पहचान करके खदेड़ना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी और मुश्किल काम था। तो फिर भी अपनी भारतीय सेना काफी हिस्से से
वो कश्मीर ये पाकिस्तान की सेना को बाहर कर दिया था, उसको खदेड़ करके जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी सेना से खाली करवा दिया। और अपनी सेना को, अपनी भारतीय सेना को यदि एक आध हफ्ते या अधिक से अधिक एक आध महीने और मिल गया होता तो पूरे कश्मीर से वो पाकिस्तानी सेना को खदेड़ करके पूरा जो है वो कब्जे में कर ली होती। तो जब हमारी सेना इस तरह से वो जीत रही थी पाकिस्तानी सेना के ऊपर, तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू अपनी जीतती हुई सेना पर एक तरफा युद्ध विराम थोपा। जब इस तथ्य को वो हिमांशु त्रिवेदी उठाया कि नेहरू ने जो है अपनी जीती हुई सेना पर इसने नेहरू ने एक तरफा युद्ध विराम थोपा, तो वो गद्दार जीएनपीसी का गद्दार वो पत्रकार, गद्दार प्रवक्ता अभय दुबे कह रहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियम पता नहीं या अंग्रेजों का नियम उसमें काम कर रहा था। तो वो माने देश आजाद होने के बाद भी वो अंग्रेजों के नियम की बात कर रहा था। वो गद्दार प्रवक्ता अभय दुबे, गद्दार जीएनपीसी का। और ये जो है वो हिमांशु त्रिवेदी महोदय इतना तो कह रहे थे कि भाई नेहरू ने अपनी जीतती हुई सेना पर युद्ध विराम थोपा। भारतीय जनता दल इन हिमांशु त्रिवेदी महोदय से पूछना चाहता है कि जो प्रधानमंत्री के रूप में अपने ही जीतती हुई सेना पर जो है युद्ध विराम थोप करके उसको जीतने से रोके, तो इसी को तो कहते हैं देश का गद्दार। तो हिमांशु त्रिवेदी महोदय बताएं, क्या आप उसकी इस करतूत पर क्या आप नेहरू को गद्दार नहीं मानेंगे? देश तो मानेगा, हमारे देशवासी तो बिल्कुल मानेंगे जब उनको ये जब मालूम पड़ेगा कि ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू अपनी जीतती हुई सेना जो सेना जो है दुश्मन की सेना के खिलाफ जीत रही है, उसको भगा रही है, उस पर जो उस पर युद्ध विराम थोप करके उसको जीतने से रोक दे, वही तो गद्दार है। ये बात हमारी जनता तो समझ रही है कि वो घोर उसकी इस कृति के अनुसार, इस करतूत के अनुसार वो घोर गद्दार है देश का। लेकिन हिमांशु त्रिवेदी महोदय देश को बताएं कि वो नेहरू की इस करतूत इस करतूत पर हिमांशु त्रिवेदी महोदय नेहरू को गद्दार बोलते हैं कि नहीं, सवाल ये है। कश्मीर मसले पर नेहरू की जो देश के खिलाफ गद्दारियां हैं उसकी बहुत लंबी फहरिस्तें हैं। कुछ नमूने हम बता रहे हैं, वो पहले भी बताया, नमूने उसे वर्णन किया जाए तो बहुत वक्त लगेगा, जो कि इसे यूट्यूब की सीमा के बाहर होगा। तो अपनी जीती हुई सेना पर इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने एक तरफा युद्ध विराम थोप करके उसको जीतने से रोक दिया, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। इसके पहले एक गद्दारी और थी कि जब वो पाकिस्तानी सेना कबीलियों के भेष में आई थी, तो उस जो रियासत थी जम्मू कश्मीर, उसके राजा थे हरि सिंह थे। तो हरि सिंह थे, तो अब उनकी सेना, उनकी छोटी सी सेना जो है पाकिस्तानी सेना जो कि कबीलियों के भेष में थी, उसका सामना नहीं कर पाई। तो घबरा करके ये अपने सहायक या सलाहकार कोई महाजन करके थे, उनको भेजे दिल्ली, और वो नेहरू से मिले। नेहरू ने पटेल के पास
भेज दिया। पटेल ने साफ कह दिया कि भारत सरकार आपकी सहायता क्यों करेगी, अब तो भारत के साथ है नहीं। तो वो तुरंत अड़ गए। रियासत के राजा हरि सिंह के जो सहायक थे या सलाहकार थे महाजन, वो तुरंत समझ गए। तो फिर भागे भागे गए और अपने जो राजा हरि सिंह को बताया। हरि सिंह भी भागे भागे आए। उन्होंने विलय संधि पर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किया। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से जान लें कि 560 या 562 थी, यानी इन तीन को छोड़ जो तीन रियासतें थी, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर और ये हैदराबाद, इन तीन को छोड़कर बाकी का जो विलय उन्होंने करवाया था सरदार पटेल ने, तो उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय संधि जो है, जो कि पहले से छपा है, उसकी लैंग्वेज उसकी भाषा एक ही रहा करती थी, बस उस पर दस्तखत करना होता था। तो उस पर उन्होंने विलय संधि पर दस्तखत कर दिया या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिया। तो उस जम्मू कश्मीर का पूर्ण रूप से, अंतिम रूप से विलय हो गया और वो भारत का अभिन्न अंग हो गया। तब जो है इसके बाद भारत की सेना गई। तो जब भारत की सेना पाकिस्तान की सेना को खदेड़ने लगी, तब इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की छाती फूलने लगी। इसने जो है कश्मीर का मसला सरदार पटेल के हाथ से छीन करके कहा कि सरदार साहब, पटेल साहब, आप जो है बाकी आप सारा हिंदुस्तान देखिए और मैं कश्मीर देखूंगा। उनके हाथ से छीन करके ये कश्मीर का मसला अपने हाथ में लिया और देश के खिलाफ वो गद्दारी करने लगा। यह भी हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जाने। और ये गद्दार किस्म का वो हिमांशु त्रिवेदी जो है वो इसको नहीं बोल रहा था। बीजेपी की उतनी ही गद्दारी है जितना जेएनपीसी की। बीजेपी जो है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को किस तरह से बचाती है बीजेपी वालों का और हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोगों का। इस शातिरता हमारे देश के लोग अच्छी तरह से वो पहचाने। तो हिमांशु त्रिवेदी ने नहीं कहा कि उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर का मसला सरदार पटेल के हाथ से छीन करके वो अपने हाथ में ले लिया। जम्मू कश्मीर को उसकी मंशा थी कि इन प्रकार है किसी भी तरीके से इस जम्मू कश्मीर जिसका विलय हो चुका भारत में, वो पाकिस्तान को कैसे उसको सौंपा जाए, ये गद्दारी थी उसकी। इसीलिए तो ये सारी बातों को बड़ी सफाई से वो बीजेपी का पत्रकार जो है हिमांशु त्रिवेदी उसको ढक रहा था। देखिए, हम उसको गद्दार तो मान हम कहते हैं, लेकिन ज्यादा ये समझने की जरूरत है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कि ये बीजेपी किस हद तक देश के खिलाफ गद्दारी कर सकती है। सिर्फ गद्दार जवाहरलाल नेहरू जैसे या जवाहरलाल नेहरू जैसे देश के घातक गद्दारों को बचाने में ये बीजेपी की यही सबसे बड़ी वो गद्दारी है। तो अब आगे सुनिए। तो इसने जो है अपने हाथ में ये कश्मीर का मसला ले लिया और जब हमारी सेना जो है मैंने लगभग काफी हिस्सों से, जम्मू कश्मीर के काफी हिस्सों से पाकिस्तानी सेना से खाली करा दिया, उसको खदेड़ दिया, तब इसकी छाती फूलने लगी इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की। इसने अपनी जीतती हुई सेना, अपनी खुद की जीतती हुई सेना पर एक तरफा युद्ध विराम यानी यूनिलेटरल सीज फायर कर दिया। ऐसा कोई करता है? अपनी सेना पर जो है एक तरफा युद्ध विराम थोपता है। लेकिन ये गद्दारी वो नेहरू ने किया।
और जिसके कारण मतलब इसने अपनी जीतती हुई भारतीय सेना को जीतने से रोक दिया। और इसी कारण जिस भारतीय सेना को कम से कम 2-3 हफ्ते, 1-आध महीने और मिल गए होते तो पूरे के पूरे कश्मीर से यानी पाकिस्तानी सेना को ये भगा दिए होते, यानी पूरे कश्मीर को पाकिस्तानी सेना से पूरा आज़ाद करा दिए होते। लेकिन हमारी सेना को पूरे कश्मीर से आज़ाद न कराने के लिए ही इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जीतती हुई भारतीय सेना पर एक तरफा युद्ध विराम थोपा। इसने ये सच्चाई हमारे सभी भारतीय भाई बहन जरा समझे इस बात को, जरा कल्पना करें कि कम से कम सुभाष चंद्र बोस होते तो ऐसा होने वो देते। और एक बात और कि सुभाष चंद्र बोस के प्रधानमंत्री बनने के लिए जिस मोहम्मद अली जिन्ना को ये बदनाम करते हैं जीएनपीसी वाले, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने तुरंत सार्वजनिक रूप से घोषित किया था कि यदि सुभाष चंद्र बोस इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं पाकिस्तान की मांग बिल्कुल नहीं करूंगा, हमको वो मंजूर है। इसीलिए तो इस जवाहरलाल नेहरू की जो करतूत है, मोहनदास करमचंद गांधी की करतूत है, उसी के कारण जो है वो भड़के थे। माने इनकी करतूत, इनके चरित्र को देख करके भड़के थे मोहम्मद अली जिन्ना। उनका साफ कहना था कि यदि सुभाष चंद्र बोस यदि भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है और मैं पाकिस्तान की मांग छोड़ दूंगा। इसलिए कि उनके शासनकाल में ये हिंदू मुस्लिम का कोई प्रश्न ही नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम करने वाले यही दोनों थे, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू। और ये कब असर हुआ था कि जब 1936 में प्रांतीय चुनाव हुआ था, सरकार इनकी बनी थी प्रांतों में। तो वही क्या हुआ कि जब सरकारें बनी इसकी कांग्रेस की प्रांतों में, तो वो कांग्रेसी जो कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे, जो कि बड़े शास्त्रीय किस्म के थे, तो इन्होंने अच्छे विभाग, मलाईदार विभाग और मंत्रालय अपने पास रख लिए, और जिनमें कोई मलाई नहीं थी, जो बिल्कुल महत्व के नहीं थे, वो सारे विभाग ये थमा दिए इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से आने वाले कांग्रेसी नेताओं को। तो वो कांग्रेसी नेता जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से आते, मतलब मुसलमान कांग्रेसी नेता, वो ये सोच करके ढल गए कि अभी तो पूरी व्यवस्था अंग्रेजी सरकार की है, अंग्रेजों की है। तब ये हालत है कि ये जो हिंदू कांग्रेसी नेता वो हमारा ये हाल कर रहे हैं, और जिस दिन अंग्रेज चले जाएंगे और सब कुछ इनके हाथ में होगा तो ये हमारा क्या हाल करेंगे, ये सोच करके उनका दिल ढल गया, उनके नीचे की जमीन खिसक गई। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि नहीं भाई, अपना खुद का एक इंतजाम होना चाहिए। तो ध्यान रहे कि जब पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में होती है, तब कोई नहीं कहता है कि नहीं भाई इस पूर्ण स्वराज का समर्थन तभी होगा जबकि पाकिस्तान की मांग को पहले हल किया जाए। ऐसी मांग नहीं होती है। इस तथ्य को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से समझें और इन कांग्रेसी चमचों से भी पूछें, कांग्रेसी नेताओं से भी पूछें कि जब पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में होती है
तब किसी ने भी, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे जिन्ना साहब जिनको ये बदनाम करते हैं, किसी ने मांग नहीं की कि भाई पहले पाकिस्तान का मसला या मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का मसला पहले उसको हल कर लीजिए, तभी इस पूर्ण स्वराज का समर्थन होगा। ऐसी मांग नहीं उठी। पाकिस्तान की मांग उठी है 1929 के 11 साल बाद। यही तो जवाब देना है इन गद्दार कांग्रेसियों को। 4 साल बाद, 11 साल बाद उठी है, और प्रांतों में सरकार बनने के 4 साल बाद। और कारण ये था कि जो वो जो कांग्रेसी नेता थे, जो कि मुसलमान या इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से आते थे, उनको मैंने सबसे निकम्मा और कम मलाईदार या बिल्कुल मलाईदार विहीन मंत्रालय विभाग मिले। उसी से वो ढल गए कि जब अंग्रेज चले जाएंगे और सब कुछ इन्हीं के हाथ में होगा, तो फिर ये किस किनारे इनको लगा देंगे। इसलिए अलग इंतजाम के नाम पर वो पाकिस्तान की मांग उसके 4 साल बाद होती है। हालांकि उसी समय बहुत ये जो भ्रष्ट हो गए थे कांग्रेसी मंत्री, एनपीसी के मंत्री, तो अब गांधी महोदय ने पता नहीं दिखावा ही सही, जो भी उन्होंने कहा कि अब इस कांग्रेस को खूबसूरत दफन देने का वक्त आ गया, बोले थे। इसको भी मोदी महोदय को पता नहीं ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा था, वो कह रहे थे कि गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। ये बात गांधी जी ने बोला था 1952 में। कौन मोदी महोदय को कोई या तो ज्ञान नहीं होगा। अरे भाई, जिस गांधी की मृत्यु जो है 1948 में हो गई, तो वो गांधी 1952 में कैसे बोलेगा और कैसे मांग करेगा। तो खैर, तो वो दिखावा ही सही। उस मोहनदास करमचंद गांधी ने अपना ये दिखावटी गुस्सा जाहिर किया कि अब इस कांग्रेस को एक खूबसूरत दफन देने का वक्त आ गया। लेकिन हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जाने कि इस गद्दार कांग्रेसियों ने पाकिस्तान की नींव पहले ही रख दी थी। 1929 के पहले ही रख दी थी। कब? 1909 में ही। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट माने भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसमें कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए एक अलग मतदाता मंडल, एक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था थी कि इनके लिए ये क्षेत्रों में जो है ये अलग से इनका मतदाता मंडल रहे। उसको इसे गद्दार जो है वो कांग्रेसियों ने खूब उसको मान करके पाकिस्तान बनने की नींव रख दी थी। कब? 1909 में ही। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जाने कि पाकिस्तान बनने की जड़ में है ये कांग्रेसी। ये सारी बातें सुधांशु त्रिवेदी महोदय को मालूम है, लेकिन सिर्फ गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बचाने के लिए इधर उधर जो है वो पतली गली में भागते रहते हैं। तो आ जाइए जो कश्मीर के संबंध में जैसे गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों का की और जानकारियां साझा करें। तो इसने अपनी जीतती हुई सेना पर एक तरफा युद्ध विराम करके हमारी भारतीय सेना को पूरे कश्मीर जीतने से इसने रोक दिया, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। तो जो भाग हमारी भारतीय सेना के द्वारा इसलिए जीता नहीं जा सका कि चूंकि अपनी सेना पर इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने एक तरफा युद्ध विराम मतलब यूनिलेटरल सीज फायर वो थोप दिया था। इसलिए कुछ भाग कश्मीर का जीता नहीं जा सका। वही भाग कश्मीर का पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके कहलाया। वो पीओके हमारे कश्मीर समस्या का नासूर बना हुआ है आज की तारीख में।
तो उसकी जड़ में भी यही गद्दार जवाहरलाल नेहरू है। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा जाने। लेकिन ये बात वहीं पर बैठा बैठा ये यानी गद्दा नेहरू का भक्त या गद्दा नेहरू को बचाने वाला सुधांशु त्रिवेदी जो है बिल्कुल 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 उसकी घिघी बंद थी, किस तरह से बचा रहा था। इतना तो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया ये नेहरू। बात भी सही है कि जो जम्मू कश्मीर जो अपना है, जिसका कि विलय अंतिम और पूर्ण रूप से होने के कारण हमारे देश का अभिन्न अंग हो चुका है, उस मसले को ये नेहरू ले जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, ताकि साम्राज्यवादी ताकतों को कश्मीर के मसले पर दखल देने का मौका मिले उनको। तो हमारे भारतीय भाई बहन खुद फैसला करें कि इस नेहरू से बढ़ करके इस देश में कौन गद्दार होगा। और इस बात को ये जानते हुए भी हिमांशु त्रिवेदी नहीं बताया कि वहां मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर के किस चैप्टर में डलवाया। कई चैप्टर होते हैं, कई अध्याय होते हैं। एक अध्याय वो होता है कि भाई आप कुछ सहायता चाहते हैं, और तो सहायता के लिए है वो चैप्टर 7। चैप्टर 6 जो है वह दो देशों के बीच में विवाद का, झगड़े का विषय होता है। इसे मैंने जो जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान पार्टी ही नहीं थी, उसका एक मैंने वो पक्षकार ही नहीं थी, पार्टी ही नहीं थी, उसको पार्टी बनाते हुए जम्मू कश्मीर का इसने उसको इन दोनों देशों के बीच में विवादास्पद मामला मानते हुए चैप्टर 6 में अध्याय 6 में डलवाया जानबूझ करके। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन खुद बताएं कि इस नेहरू से बढ़ करके हमारे देश का कौन गद्दार होगा, और उसकी गद्दारी को छिपाने वाला ये हिमांशु त्रिवेदी, इससे भी बढ़ करके कौन गद्दार होगा। तो इससे भी जब बात नहीं बनी, यानी उस गद्दार नेहरू के अनुसार कि वो सौंप नहीं पाया, तो मैंने वो जम्मू कश्मीर को, कौन जम्मू कश्मीर, जो हमारे भारत का अभिन्न अंग किस लिए हो गया कि उसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था, उसका एक्सेशन भारत में हो चुका था। और उस जम्मू कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय ताकतों के स्तर पर, ये भी जान लीजिए, भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय ताकतों के स्तर पर बराबर साजिश में लगा हुआ था कि किसी किन प्रकार किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपना है। तो इतनी तो गद्दारी कर लिया। अब आगे जरा सुनिए। फिर उसने वक्तव्य दिया, इस बात को भी ये हिमांशु त्रिवेदी बोलता नहीं है कि उसने वक्तव्य दिया कि जम्मू कश्मीर के भाग्य का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग जनमत संग्रह प्लेबिसाइड के जरिए करेंगे। और उसने इस तरह का वक्तव्य उसने यूं ही नहीं दिया था। उसके मन में जो ये खतरनाक मंसूबा जो पल रहा था कि उसको मालूम था कि जम्मू कश्मीर में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की मेजॉरिटी है, कि उनकी बहुत संख्या है, बाहुल्य में है। तो उन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पाकिस्तान के पक्ष में उनको बरगलाया जा सकता है, अफवाह का शिकार बनाया जा सकता है, उनको भुलवाया जा सकता है पाकिस्तान के पक्ष में। तो इस प्रकार पाकिस्तान के पक्ष में उनको हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बरगला करके पाकिस्तान के पक्ष में जनमत संग्रह लाया जा सकता है। और इस प्रकार वो जम्मू कश्मीर जिसका कि विलय
अंतिम और पूर्ण रूप से होने के कारण भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, उस कश्मीर को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू इस तरीके से, यानी जन्म संग्रह के इस तरीके से मैंने कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों जो कि उसमें जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी में थे, उनको बरगला करके पाकिस्तान के पक्ष में जन्म संग्रह ला करके जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हाथों में सौंपा जा सकता है। ये मंसूबा था खतरनाक उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में, और इसलिए उसने यूं ही वक्तव्य नहीं दिया था। इस बात को भी निकल गया ये सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन इससे भी जब बात नहीं बनी तब वो ये खतरनाक खेल खेला ये नेहरू। फिर संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष दर्जा वाला एक प्रावधान डलवाया, धारा 370 और धारा 35 है। इसकी पूरी व्याख्या करने के बजाय लबे लुबाब में यही बताया जा रहा है कि इन दोनों व्यवस्थाओं के अनुसार जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के संविधान का उपयोग तो करेगा, मतलब भारत के पैसे पर, खर्चे पर ही पलेगा, लेकिन भारत सरकार का कोई उस पर नियंत्रण नहीं होगा और भारत का कोई कानून उस पर लागू नहीं होगा। भारत का सुप्रीम कोर्ट और संसद का उस पर वो कोई भी उसका जोर नहीं चलेगा। इतनी विचित्र कह लीजिए या खतरनाक व्यवस्था ये करवाया जवाहरलाल नेहरू भारत के खिलाफ। तो अब जो है, अब ऐसी व्यवस्था जो कि खर्चा हो भारत का और भारत का कोई उस पर नियंत्रण ना हो, तो कालांतर में वो जम्मू कश्मीर जो है अलगाववादियों का, आतंकवादियों का और पाकिस्तान परस्तों का स्वर्ग हो गया। तो इस तरह से मैंने इन भारत विरोधी तत्वों का, मैंने अलगाववादी, आतंकवादी, पाकिस्तान परस्त, ऐसे भारत विरोधी तत्वों का स्वर्ग के रूप में जो हो गया ये जम्मू कश्मीर, तो एक पाकिस्तान का एक उपनिवेश बन गया हो। ये गद्दारी है जवाहरलाल नेहरू की भारत के खिलाफ। और जब इन आतंकवादियों का हौसला इतना बढ़ गया कि उनको जो है, जो हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन थे कश्मीर में, और उनका अच्छा खासा रोजगार था और सब काफ़ी उनकी संपत्ति थी, तो उनकी संपत्ति पर इन आतंकवादियों की नज़र थी और उनकी आंखों में वह खटकते थे। तो वही एक रात एक दिन इन सबों ने 25 से 30 हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों की हत्या की। हत्या करके पूरे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के समूह को आतंकित किया, डरवाया। और डरवाने के बाद जो है बहुत घिनौनी नीचता के साथ ये मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से चिल्ला करके, और एक बात और भी समझने की जरूरत है, ये आतंकवादी कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को कश्मीरी पंडित नहीं बोलते थे, ये बोलते थे इंडियंस। ये अपने को भी जो है न तो भारतीय मानते थे, न तो इंडियंस मानते थे, न तो हिंदुस्तानी मानते थे। ये आतंकवादी माने वो कश्मीर में रह करके भी तो बोलते थे कि यदि ये इंडियंस अपनी सलामती चाहते हैं तो अपनी जायदाद, अपनी बेटियों को और अपनी बीवियों को छोड़कर चले जाएं। इतना अपमानजनक जो है हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन
अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की इज्जत की सुरक्षा के लिए सारी जायदाद छोड़ करके वो निकल गए जम्मू कश्मीर से। इसकी जड़ में सिर्फ गद्दार जवाहरलाल नेहरू है। ये बीजेपी, ये जेएनपीसी तो खैर उसकी जड़ में है, वो तो छुपाएगी। बीजेपी वाले भी इस नेहरू की गद्दारी को छिपाते हैं। ये अमित शाह और मोदी महोदय ने तो 30 से 70-35 का तमगा लूट लिया, उसके आधार पर चुनाव भी जीत लिया, उसके आधार पर सत्ता भी हथिया लिया, लेकिन नेहरू की गद्दारी के विषय में एक शब्द नहीं बोला कि ये जो कश्मीरी कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों की जो ये दुर्दशा हो आजाद भारत में, शरणार्थी का जीवन जीने के लिए वो मजबूर हो गए बेचारे, हो गए, और वो सिर्फ जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू के कारण ही जो आतंकवादियों के इतने हौसले बढ़ गए, उसको भी ये बीजेपी वाले कभी भी उसकी गद्दारी को बोलते नहीं। और बात सिर्फ बीजेपी और उसके हिमांशु त्रिवेदी तक ही नहीं है। आज तक कि वो एंकर अंजना ओम कश्यप, वो भी इस देश की बहुत बड़ी गद्दार है। उसको पता है कि जम्मू कश्मीर की जो समस्या है, आतंकवाद हुआ, अलगाववाद हुआ, पाकिस्तान परस्ती हुआ, वहां से जो कश्मीरी पंडित जो वहां से मजबूर किए भगाए गए, उसकी जड़ में गद्दार जवाहरलाल नेहरू ही है। लेकिन तो भी उसे टीवी की परिचर्चा में क्या लिखवाती है? नेहरू की खता। जहां नेहरू की देश के खिलाफ गद्दारी है, वहां ये लिखवाती है नेहरू की खता। तो हमारे देश की दुर्दशा यूं ही नहीं है, नक्के पर देश के दुश्मन, देश के गद्दार बैठे हुए हैं। तो अंजना ओम कश्यप भी जैसे लोग कई भी गद्दार किस्म के एंकर बैठे हुए हैं जो कि नेहरू की गद्दारियों को ढकने के लिए। तो दोनों जो है वो जो है गद्दार जेएनपीसी का तो वो प्रवक्ता था ही, वो अब अभय दुबे, लेकिन ये अंजना ओम कश्यप और सुधांशु त्रिवेदी मिलकर के भी दोनों नेहरू की गद्दारियों को जो मैंने अभी कुछ उसके नमूने मैंने बताया किस प्रकार वो ढक रहे थे। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देश के समझें कि ये हिमांशु त्रिवेदी हुआ या चाहे बीजेपी वाले हो, जो मोदी महोदय, ये कितने खतरनाक है इस मुल्क के लिए, और ये मीडिया वाले भी कि नेहरू की गद्दारियों को छिपाने वाले, ये भी कितने खतरनाक गद्दार हैं इस देश के। और सवाल तो इस बात का है कि जिस देश को आवश्यकता है सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति का, उनकी कुर्बानी और कुर्बानी और बलिदान के माहौल का, ये माहौल बनाए हुए हैं इन गद्दारों के झूठी महिमा मंडन की भटैती का। स्कूल खोलते, प्राइमरी स्कूल खोलते ही इन्हीं दो गद्दारों का फोटो दिखाई पड़ता है। गद्दार मैंने मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार नेहरू का। यदि सभी स्कूलों में कम से कम हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, शहीद आजम भगत सिंह का फोटो होता तो बच्चों में क्या संस्कार आता, क्या विचार आते, देशभक्ति की बात आती। कितना बड़ा खतरनाक खेल जो है जेएनपीसी वालों ने खेला है, और उस खेल को बराबर समर्थन मिल रहा है इस बीजेपी से। भारतीय जनता दल का ये निवेदन अभी मैं समझता हूं कि अब कितने क्षेत्र में पहुंच रहा है, ये देखने वाली बात है। लेकिन कुछ ऐसे तबके हैं जो कि बिल्कुल अछूते दिखते हैं। वो एक न्यूज़ 24 है, वो भी न्यूज़ 24 की असलियत क्या है? न्यूज़ 24 जो है वो अनुराधा प्रसाद उसकी मालकिन है।
और अनुराधा प्रसाद कौन है? वह जो है राजीव शुक्ला, जो कि एक कांग्रेसी चमचा है, उसकी पत्नी है। तो समझ जाइए कि न्यूज 24 हमारे देश में किस तरह का माहौल बनाता होगा और किस तरह का जहर वो घोलता होगा। और तो जितने भी पत्रकार हैं, पता नहीं बेखबर हैं या इनको मालूम नहीं है या जानबूझ के ऐसा करते हैं कि उनका जो बिजनेस है, जो धंधा है, वो अब व्यक्ति की आज़ादी का जो मौलिक अधिकार है उसी पर है। जो संविधान की धारा, भारत के संविधान की धारा 19(1)(a) के आधार पर है। और भारत को वही संविधान अपने प्रस्तावना के जरिए कहता है कि हम भारत के लोग, तो जब भारत के लोग हैं तब फिर सारी जातियों का अस्तित्व वो खत्म हो गया, सारे संप्रदायों का अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन जितने भी एंकर जो डिस्कशन कराते हैं, या तो हिंदू मुस्लिम तो करते ही हैं, ये बराबर हमारे भारत के संविधान का वो अनादर करते हैं। हमारे सभी भारतीय भाई बहन बिल्कुल अच्छी तरह से समझे, ये मीडिया वाले हर वक्त हमारे भारत के संविधान का अनादर करते हैं। और उसमें एक अजीत अंजुम को देखा गया था, बराबर बोलता था कि अब मुसलमान हैं तो अब मुसलमान जो है, मुसलमान क्या चाहते हैं और मुसलमानों को ये सरकार क्या कर रही है, बस मुसलमान कहने वाले भारत विरोधी ही नहीं बल्कि देश के शत्रु हैं, दुश्मन। तो उसी प्रकार एक है कोई राजीव रंजन न्यूज 24 का माहौल क्या है करके एक प्रोग्राम चला रहा है। तो वो गुजरात के किसी गांव में गया था, तो बोल रहा है कि आप बघेल हैं, मैंने जात क्या था। या तो राजीव रंजन जैसे लोग मैंने अनभिज्ञ तो अनभिज्ञ तो हो नहीं सकते। जो पत्रकार है तो कम से कम भारत के संविधान का ज्ञान तो होगा ही। अब भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है वो तो नागरिक शास्त्र की किताबों में भी मिल जाता है। कहता है कि हम भारत के लोग, लेकिन बार बार उसका उल्लंघन और फिर देश में जातिवाद का जहर घोलना। तो ये पत्रकार जो है माहौल क्या है कि नाम पर ये माहौल में जहर घोलते हैं जातिवाद का। तो इस प्रकार जो है राजीव रंजन जैसे कई पत्रकार हैं जो कि माहौल क्या है के नाम पर देश के माहौल में जहर घोलते हैं जातिवाद का। पूछते हैं कि आप किस जात के, आप बघेल हैं? ये जरा भी उसके दिमाग में नहीं आया कि भाई बघेल वगैरह का नाम बिल्कुल नहीं लेना है, सब लोग भारतीय हैं। तो इस कदर देश विरोधी गतिविधि चल रही है, वो भी मीडिया के द्वारा। कौन मीडिया? जो अपने को दम भरता है और छाती फुलाता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। ये हिजाब के मामले में वो देखा गया कि दो जजों की बेंच, एक जो है वो हेमंत गुप्ता और मैंने एक जस्टिस हेमंत गुप्ता और दूसरे जो है कोई धुलिया करके, तो दोनों ने एक डिफरिंग जो है वो जजमेंट दिया। तो ठीक है, उनके अलग विचार हो सकते हैं, जो भी है फैसला दिया, कोई बात नहीं वो, और फैसले का सम्मान होना चाहिए। और हमारी सबसे सर्वोच्च संस्था के वो न्यायमूर्ति हैं। लेकिन एक बात जो उनसे अपेक्षा है, हम जैसे भारतीय नागरिकों को कि वो इस बात को क्यों नहीं बल देते हैं कि भाई इस देश में कुरान का, शरिया का, मनुस्मृति का, गीता रामायण वेद पुराण मनुस्मृति का कोई स्थान नहीं है।
इतनी छोटी सी बात वो कह नहीं पाते हैं। इस देश में सिर्फ जो है जो मैंने जो चीज प्रिवेल करेगी, इस देश का संविधान और संविधान के अंतर्गत बने हुए कानून और उन कानून और अधिनियम और उन कानून अधिनियम के अंतर्गत बने हुए नियम और नियमावलियां, रूल्स एंड रेगुलेशन ही काम रहेंगे। बाकी कोई कुरान की बात लेके आए, ये कुरान और इस्लाम जो है सब कुछ आपका व्यक्तिगत है। बल्कि यदि थोड़ी सी माने जुडिशियल सैगेसिटी एक्यूमेन हो तो जिसकी वजह से ये तमाम खुराफातें आ रही हैं, संविधान की धारा 25, 26, 27, 28 और 30 इसको संविधान से निकलवाने का एक जो रिकमेंडेशन करे ना सुप्रीम कोर्ट संसद को, कि सारी खुराफात यहीं से आ रही है। संविधान की धारा 25, 26, 27, 28 और 30, देखिए सभी जो है वो रास्ते पर आ जाएंगे और किसी अन्य वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एक ही कानून लगेगा, चाहे विवाह का चाहे कुछ भी हो। ऐसा नहीं कि एक के लिए होगा कि भाई दूसरी शादी आप करते हैं तो आपके लिए अवैध हो गया और दूसरा जो है दूसरी वो शादी करे, ऐसा नहीं होगा। और यदि अपने परिवार को आप यदि छोड़ते हैं, तलाक देते हैं तो गुजारा भत्ता का वही नियम सब पर लागू होगा। लेकिन ये इस तरह की खुराफातों को संरक्षण जब मिलता है तो सिर्फ संविधान की धारा 25, 26, 27, 28 और 30 जो कि मौलिक अधिकार के रूप में जो है इस तरह की खुराफातों का को संरक्षण देते हैं। और वैसे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उनके माननीय न्यायमूर्ति गण को यह भी मालूम होगा कि ये मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। ये बिल्कुल वो भी जानते होंगे और मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मैं बता रहा हूं, फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। दे आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ये बात जो है सर्वोच्च न्यायालय सबको बता दे। भारतीय जनता दल तो अपने सभी भारतीय भाई बहनों को बता रहा है कि ये फंडामेंटल राइट का जो हुआ है, बता दें कि दे आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सरकार ही तय करेगी। न्यायालय बस ये तय करेगा कि वो रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है कि नहीं, यानी उसकी रीजनेबिलिटी की जांच करेगा न्यायालय। लेकिन कौन सा रेस्ट्रिक्शन जो है इन फंडामेंटल राइट पर रीजनेबल होगा, ये तय करने का काम है सरकार का। इसलिए मौलिक अधिकार जो है एब्सोल्यूट नहीं है। यह भी जो दिमाग में फितूर भरा हुआ कि हमारा मौलिक अधिकार चाहे व्यक्ति की आजादी हो चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए हमेशा संविधान की बात करनी चाहिए। और जो संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं हैं, यदि वो ड्रेस कोड बनाती हैं तो सभी नागरिकों को पालन करना होगा। उसमें हिजाब वगैरह का कोई स्थान नहीं है। जैसे कोर्ट में है तो कोर्ट का भी वो ड्रेस कोड है, टीटी लोगों का भी वो ड्रेस कोड है। तो ड्रेस कोड मानना पड़ेगा। कोई कहना हमारे धर्म की बात यहाँ तो चलनी ही नहीं है। ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गण स्पष्ट संदेश देते हैं कि यह पंथ आधारित वो देश नहीं है और जो है ये सरपंथ संभाव वाला देश है और पंथ की नहीं चलेगी, सिर्फ संविधान की चलेगी। ये स्पष्ट संदेश देते हैं। और पंथ जो है वो व्यक्तिगत विश्वास है, व्यक्तिगत विश्वास को व्यक्तिगत रूप से
हमारे इस देश के नागरिक उसको निभाएं, और उसका पंथ का जो है दखल और पंथ का तांडव हमारे भारतीय भाई बहनों के सामाजिक जीवन में, उनके राष्ट्रीय जीवन में, उनके भारतीय जीवन में उसका कतई भूमिका नहीं है, और कतई भूमिका जो है उसकी इजाजत नहीं है। ये सारे मसलों पर जो है वो जो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे माननीय उच्च न्यायालय का हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के और माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगण हो, इन मौके पर स्पष्ट जब तक संदेश नहीं देंगे, स्वार्थी तत्वों को उसको दुरुपयोग करने के मौके उसको मिलते रहेंगे। मेरा यही कहना है। तो हिजाब कोई मसला ही नहीं, कोई मसला नहीं है। इस देश का कानून ही मान्य होगा, वो और वही परिवलीकरण करेगा। और वो कहता है कि भाई कि जो भी संस्थाएं हैं, चाहे शिक्षण संस्था जो कोई भी हो, उसका जो ड्रेस कोड बना है वह सभी नागरिकों को उनको मान्य होगा और बाध्य होगा। बात यहीं पर खत्म हो गई। द मैटर एंड्स हियर। लेकिन वो क्लैरिटी हो तब ना। सवाल तो इस बात का है कि जहां अस्पष्टता की बात की जाए, उसको ये माहौल जो है उसको महत्व नहीं देता है। आतंकवाद के मसले पर जो बताया गया है, आतंकवाद के मसले पर हमारे भूतपूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जो माना था, जो अलगाववाद, आतंकवाद इत्यादि जो है, उन्होंने बस यही बोला था। और उनकी वाणी में कितनी अस्पष्टता थी और कितना बेबाकपन था। इन कैटेगोरिकल टर्म्स बोलते थे कि भाई जिस किसी भी तत्व को यहां के लोगों में और यहां की मिट्टी में और यहां के संविधान में तनिक भी कम विश्वास है, तुरंत इस देश को छोड़ दें। यदि यही स्पष्ट संदेश जो है भारत के नेता मतलब प्रधानमंत्री यदि कहे, तो कश्मीर का भी आतंकवाद, पूर्वोत्तर का भी आतंकवाद, नक्सलवादियों का आतंकवाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन यानी वो बोलने का वो चारित्रिक ताकत हो तब ना, और वो चारित्रिक ताकत तब आएगी कि जब देश के दुश्मनों का अपशमन करेंगे और देशभक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है उसको अपनाएंगे। देश के दुश्मनों को पाल करके, देश के गद्दारों की रक्षा करके, बीजेपी वालों और मोदी महोदय, आप जो है देश के प्रति जो है न तो न्याय आप कर पाएंगे और देश को जो जरूरी है कि इस देश में हमारे देशभक्ति है, अवाम परस्ती है, वो भी नहीं आ सकती है। अब आप क्योंकि आपकी पूरी जो माने जो ऊर्जा है, जो आपका दिमाग है, इसी में खप रहा है कि किस तरह से जेएनपीसी को बचाया जाए। और एक जो है जेएनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी के एक प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक, दिखावटी, सुपरफिशियल एक विरोध चलता है। और अंदर खाने में तमाम जो सुविधाएं आप दे रहे हैं, ये जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा है, आपके द्वारा, आपके नेता के द्वारा ये मुंह से निकला कि भाई अरे ये राहुल गांधी, उसकी पार्टी जो है देश को तोड़ने वाली है। कैसे आज उसके मुंह से निकल रहा है कि भारत जोड़ो। किसी बीजेपी नेता के मुंह से निकला। बीजेपी के नेता बस यही कर रहे हैं कि पहले वो अपनी पार्टी को जोड़ लें। बीजेपी वालों को और ये इस देश के जो चैनल हैं उनको बड़ी चिंता रहती है कि कांग्रेस कमजोर क्यों हो गई। इस कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। क्यों? कि कांग्रेस ये एक विपक्षी पार्टी है। हमारा तो यही सवाल है, हमारे भारतीय जनता दल का यही सवाल है, और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम का भी यही सवाल है कि जो इस देश का गद्दार है उसको तुम लोग कह रहे हो
कि वो जो है विपक्षी पार्टी है। राहुल गांधी क्या क्या गद्दारियां करता रहता है। क्या वो राहुल गांधी जो है वो विरोध पक्ष की किसी भी तरीके से वो पात्रता रखता है? यही सब सवालात हैं कि बीजेपी कितने बेहयाई से अच्छा, और हमेशा कभी भी बीजेपी का चाहे हिमांशु त्रिवेदी हो, चाहे ये आपका ये समित पात्रा हो, चाहे उसको यूट्यूबर हो, चाहे प्रदीप सिंह हो, चाहे मनीष ठाकुर हो, चाहे हरमन त्रिपाठी हो, कभी भी इस राहुल गांधी को गद्दार नहीं करते। और इतनी गद्दारी करने के बाद जो उनको सब गद्दार नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए कि देश इनको गद्दार के रूप में न जाने, बस इस रूप में जाने कि वो ना समझ है बराबर कि राहुल गांधी के लिए 52 वर्ष का बच्चा, अबोध बालक, फलाने ढिकाने। तो हमारे देश के लोग समझे ना कि कितनी बड़ी गद्दारी सब बीजेपी वाले कर रहे हैं। बीजेपी के सिवा सालार वो यूट्यूबर कर रहे हैं। प्रदीप सिंह के विषय में देखा गया कि कुछ वो इस तरह से कहते हैं कि भाई जो यूट्यूब वाले सर बात बोल रहे हैं या दूसरी बात यदि बीजेपी मान लेती है तो इसमें कुछ जाता नहीं है और किसी की प्रतिष्ठा में कोई आज नहीं है। हालांकि प्रदीप सिंह की इस तरह की बातों पर क्या टिप्पणी की जाए, लेकिन कम से कम देश के लोगों को जानना चाहिए कि ये बीजेपी जो है भारतीय जनता दल की बात कैसे मान लेगी। भाई प्रदीप सिंह आप बताइए ना, जो देश के दुश्मनों की रक्षा कर रही है और भारतीय जनता दल जो है अपने आवाम की ही बात करता है, देश की बात करता है, और जो देश के दुश्मनों को बचा रहा है, तो कैसे जो है वो भारतीय आवाम ताकत दल की बात मानेगा? वो उसके तो छूट भैया सादा प्रदीप सिंह पता नहीं, इसे बीजेपी की छूट भैया तो बराबर जो है धमकी देते हैं। इस बीजेपी के सिखाए पढ़ाए छूट भैया जो है भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी को धमकी देते हैं कि अभी तक बंद नहीं किया, 48 घंटे का टाइम देते हैं, 2 घंटे का टाइम देते हैं, बंद करो। मतलब उनके अनुसार, हालांकि हो सकता है कि कन्फ्रंट होने के बाद वो डिसोन कर दें कि भाई ये तो मेरे आदमी है ही नहीं। लेकिन वो अब तक जो सिखाए पढ़ाए इस तरह से जो सिखाने पढ़ाने का मतलब कि जो मानसिकता बीजेपी वालों की है वही मानसिकता सब दिखाते हैं। और इतने तथ्य लाए जाते हैं देश के संबंध में, देश के गद्दारों के विषय में जानकारी लाई जाती है, देश में एकता के लिए तमाम निवेदन, तमाम तथ्य जो है वो जानकारियां लाई जाती हैं। वह बीजेपी के किसी काम का नहीं लगता। बस यूट्यूब बंद कर दीजिए, यही बोलते यूट्यूब, ताकि मोदी जी की सत्ता में विघ्न ना है, कोई खलल न पड़े। ये देखिए, अरे मोदी जी को हम समर्थन भी कर सकते हैं, लेकिन देश के दुश्मनों को पालेंगे वो समर्थन मिलेगा इनको। नकली राष्ट्रवाद चलाएंगे तो समर्थन मिलेगा उनको। नकली सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चलाएंगे, ये सांस्कृतिक, हालांकि एपिसोड कुछ लंबा हो रहा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम लेते हैं और हमारी हमारी संस्कृति के मूल में है नारी का सम्मान। नारी के सम्मान के साथ क्या बर्ताव हो रहा है बॉलीवुड की दुनिया में, बॉलीवुड की दुनिया के द्वारा, ग्लैमर की दुनिया के द्वारा, विज्ञापन की दुनिया के द्वारा, टेलीविजन की दुनिया के द्वारा, फैशन उद्योग के द्वारा हमारे भारतीय नारी के सम्मान के प्रति क्या बर्ताव है, कैसी उनकी ऐसी तैसी कर रहे हैं। तो कौन सा राष्ट्रवाद ये चला रहे हैं हमारे मोदी जी, कौन सा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चला रहे हैं? सब जो है एक छलने वाला,
तो प्रदीप सिंह बल्कि उन्हीं को समझा दीजिए मोदी महोदय कि हर समय वो एक सा वो रहेगा नहीं। मानता हूं कि ये जागरूकता अब पता नहीं सीमित है कहाँ तक है, लेकिन देश जागरूक होगा। यदि किसी ने कहा कि 1857 वाली वो लड़ाई की जागृति की जा रही है, तो वो जागृति होगी। हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में सद्बुद्धि आएगी, लोग एक होंगे। लेकिन जब एक होंगे तो आप लोगों का क्या हासिल करेंगे, बीजेपी वालों का, इनका जो नकली राष्ट्रवादी हैं, इसको भी सोच लें। लेकिन हमारे अवाम किसी भी नफरत फैलाने की किसी भी गतिविधि से हमेशा जो सावधान रहे और एक हो। एकता के आधार, भारतीय एकता के आधार पर इनको जो है कुछ ये विषय थोड़ा सा लंबा हो गया है। एकता के आधार पर इनको जब तक नष्ट में नाबूद नहीं होंगे तब तक इनकी अकल जो है वो ठिकाने नहीं आएगी। तो भारतीयता के आधार पर एक होकर के इनको ईवीएम मशीन पर जो है नष्ट में नाबूद करना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।